नमस्कार, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसके अंतर्गत बिंदु है शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन, यानी सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का क्या भूमिका है। एक सामाजिक परिवर्तन का जब स्वरूप बदलता है तो उसमें शिक्षा क्या रोल अदा करता है, इन सभी बातों की आज चर्चा होगी। सामाजिक परिवर्तन में इसका मूल अर्थ क्या है, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या हो सकती है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन हम क्या कह सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन हम सामान्य रूप से देखें, समाज और परिवर्तन। समाज कैसे परिवर्तित होता है, तो समाज में जब विकास होता है, समाज में जब वैचारिक भिन्नताएं आती हैं, नए नए प्रौद्योगिकी आ जाते हैं, नई नए विचारधाराएं उदय करती हैं, विकास होता है तो कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। जैसे सामान्य रूप से हम चर्चा करें तो एक गांव का व्यक्ति जब शहर में पहुंच जाता है तो शहर के स्वरूप को देखता है, उन लोगों के व्यवहार को देखता है, रहन सहन को देखता है, खान पान आदि को देखता है और उनकी व्यस्ततम जीवन देखता है कि दिन भर काम कितना, मेहनत कितना करते हैं। और आज वो बिल्डिंग में हैं, बहुत सारे उद्योग जगत में अपना काम कर रहे हैं, और वहीं गांव में क्या होता है कि हम सामान्य अपना काम दिनचर्या करके जैसे खेती बाड़ी किए और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोए रहते हैं। तो हम लोगों की दिनचर्या कैसी होती है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, इन सभी बातों का मूल्यांकन होता है। तो सामाजिक परिवर्तन में इन बातों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो समाज और परिवर्तन, इनमें ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे जब एक बच्चा पढ़ाई लिखाई कर करके समाज से दूर, समाज से एक विस्तृत समाज में जाता है, किसी शहर में जाता है या पढ़े लिखे के बीच में आता है, तब वो ये देखता है कि हमारे समाज में विकास के कितने और अवसर हैं। उन अवसरों को समझने लगता है और उसके अनुसार अपने आप को ढालता है। तो इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक कि सामाजिक परिवर्तन यानी समाज और परिवर्तन में इसका यानी शिक्षा का क्या भूमिका है, उसका स्वरूप कैसे बदलता है ज्ञान। तो इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि मूलभूत मूल्यों को बदलने में सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम दूसरे पॉइंट में आते हैं, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी सामाजिक परिवर्तन जब होता है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटती हैं या कौन कौन मूलभूत आवश्यकताओं की वृद्धि होती है, व्यक्ति के व्यवहार में कितना परिवर्तन होता है, ढांचागत क्या विकास होता है, इन सभी बातों का अपना एक महत्व होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के अनुभवों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसको हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जैसे जिस समाज में जो व्यक्ति निवास करता है उस समाज का उसे अनुभव होता है, और जब नए जगह पे जाता है तो नए अनुभव प्राप्त करता है। तो पुराना अनुभव और प्लस नए स्थान का नया अनुभव दोनों मिश्रित रूप से एक विचार का उदय होता है। समाज में विचारों में बहुत सारे द्वंद्व हैं। जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी विचारधारा जो नए युवा लोग हैं उनकी विचारधाराओं में मेल नहीं खाता है। उसका ये कारण होता है कि वे जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने एक क्षेत्र विशेष में सीमित हैं, लेकिन जो उनके पिता बाबा हैं वो दो परिवर्तनों को देख चुके हैं, यानी अपनी अवस्था प्लस वृद्धावस्था, और दोनों अवस्थाओं का अनुभव होता है। और यही कारण होता है कि विद्यार्थी को, एक बच्चे को अपने बाबा की बातें या जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं या बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जब उन्हें कुछ समझाते सिखाते हैं तो थोड़ा अटपटा लगता है उसे। क्योंकि उसके अनुभव में कोई स्टोरेज नहीं, अनुभव का इकट्ठापन नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जब व्यक्ति के अनुभवों में परिवर्तन आता है, जब वो बच्चा कुछ न कुछ सीखता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है और ज्ञान के अनुसार वो कर्म करने लगता है, तब उसमें सामाजिक परिवर्तन होने लगता है और वही बड़े बुजुर्गों की बात मानने लगता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा हो जाता है। इसलिए अनुभवों में जो नयापन है वो व्यक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है, समाज के द्वारा ही प्राप्त होता है। दूसरा है व्यक्ति की अभिवृत्ति में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन है। अभिवृत्ति का सीधा संबंध है व्यवहार से। सामाजिक परिवर्तन व्यवहार का बहुत बड़ा रोल है। सामाजिक परिवर्तन और व्यवहार का सीधा संबंध क्या है, जैसे सामान्य रूप से चर्चा होती है कि भाई कोई व्यक्ति अच्छी तरह से व्यवहार करता है, अच्छी तरह से बात करता है, आप कह के बात करता है, रिस्पेक्ट देता है, शब्दों में एक भाव होता है,
तो सामने वाला कहता है कि भाई तुम तो पढ़े लिखे घर से लगते हो, पढ़े लिखे समाज से लगते हो, तुम्हारा जो है सामाजिक क्षेत्र बहुत अच्छा है। और वहीं कोई अनपढ़ बच्चा जब बात करता है और उसके व्यवहार में अच्छी व्यवहार नहीं दिखती है, कोई न कोई गाली रहती है या समाज विरुद्ध बातें करता है, तो कहते हैं ये तो अशिक्षित बच्चा लगता है। इसका आशय यह हुआ कि व्यक्ति की अभिवृत्ति यानी उसके व्यवहार में ही परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में बदलाव। अब ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार से होता है। सामान्य रूप से हम चर्चा करते हैं धनात्मक परिवर्तन। ऋणात्मक अर्थात यह है कि जब वह अपने परिवर्तन को समाज के अनुकूल लेके चलता है, समाज के अनुरूप परिवर्तन करता है अपने समाज को, अपने परिवार को, तो वो धनात्मक परिवर्तन करता है। और जब वह अपने समाज के विरुद्ध कार्य करता है, ऋणात्मक परिवर्तन होता है। परिवर्तन के दो आशय हो सकते हैं। अब हम और तीसरे पॉइंट में चलते हैं, व्यक्ति के विचार प्रतिरूपों में परिवर्तन। ये जो सामाजिक परिवर्तन होता है, इसकी एक प्रक्रिया यह भी है कि विचार प्रतिरूपों में परिवर्तन। जब वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उस समय की विचारधारा क्या होती है कि चलो मैं भी हूँ, और बच्चों को भी लेके साथ में खेती बाड़ी के काम में लग जाता है या और छोटे मोटे काम में लग जाता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर उसकी विचारधारा नहीं होती, उतना सोच नहीं होता है कि सामाजिक परिवर्तन में हमारे बच्चे का रोल होगा। लेकिन वही एक परिवार जो पढ़ा लिखा होता है, वो ये समझता है कि इसके जीवन में शिक्षा का अपना एक महत्व है, और यही कारण होता है कि वो अपने काम में उसे नहीं शामिल करता है और पढ़ने के लिए प्रेषित करता है, प्रेशराइज करता है, दबाव डालता है कि तुम्हें अभी समय है, पढ़ाई कर लो। तो यहाँ पर व्यक्ति के विचार प्रतिरूप का आशय यह है कि शिक्षा से जब प्रेरित व्यक्ति है तो उसके विचार में यह परिवर्तन है कि उसे सामाजिक परिवर्तन करना है और उसे धनात्मक परिवर्तन करना है, जीवन में कुछ हासिल करना है। इसलिए उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है, विचार प्रतिरूपों में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन कैसे कहते हैं? जब ये जो सामाजिक प्रक्रिया है, इसमें जब परिवर्तन होता है, जैसे कोई व्यक्ति गरीब है और कोई व्यक्ति अमीर है, तो जब व्यक्ति गरीबी से जब अमीरी में जाता है, ज्ञान के द्वारा या अनुभव के द्वारा या बहुत परिश्रम के द्वारा जब व्यक्ति गरीबी से अमीरी में जाता है, तो उसके हाव भाव, व्यवहार, क्रियाकलाप सब बदलने लगते हैं। यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। अब उसके जो संबंधी हैं, उसके जो लोग हैं, वो अब बदल चुके हैं। पहले सामान्य लोगों में आपस में रहता था, लेकिन अब बड़े लोगों से संबंध है, तो संबंधों में परिवर्तन होने लगता है। यह सामाजिक परिवर्तन का एक कारक होता है। अब वो बड़े लोगों में भी बैठने लगता है। अब तो ये एक जो व्यवस्था है सामाजिक, यह संबंधों में परिवर्तन दिखाई देता है। यही सामाजिक परिवर्तन का एक रूप होता है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन। सामाजिक संरचना का मतलब ये है कि जब वो गरीब रहता है तो झोपड़पट्टी में रहना भी पसंद कर लेता है, आम लोगों के साथ जीवन यापन करने लगता है। लेकिन सामाजिक संरचना के अंतर्गत जब उसका ढांचागत विकास होता है, तो वो क्या होता है कि अब धीरे धीरे उन सारी बातों को समझने लगता है जो उसे अपने स्वरूप में बदलाव करना है। अब वो सामान्य झोपड़पट्टी में नहीं रहना चाहता है, अच्छे बिल्डिंग में रहना चाहता है, फ्लैट में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी विचारधाराओं का और उसकी जो संरचना है, उसकी विचारधाराओं के साथ साथ तो ढांचागत विकास किया है, कंपनी खोला है और अपनी सोसाइटी बनाई है, उस सोसाइटी में उसका अपना एक महत्व है। इसलिए भी यह जो है सामाजिक संरचना में, जैसे कि कोई व्यक्ति नौकरी प्राप्त ना किया हो, उसके व्यवहार और क्रियाकलापों में और नौकरी प्राप्त करने के बाद क्रियाकलापों में जो परिवर्तन है, वही सामाजिक संरचना के अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे जातिगत विकास होता है, धर्मगत विकास होता है, उसमें भी संरचना का बहुत बड़ा योगदान होता है। किस जाति समूह से संबंध रखता है, किस धर्म विशेष से संबंध रखता है, उसमें भी इसका अपना एक महत्व होता है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं अब क्या हो सकती हैं। तो यह जो आपकी ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया की चर्चा अभी तक हो रही थी। अब हम दूसरे पॉइंट में चलते हैं, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या हैं, यानी सामाजिक परिवर्तन के रूप स्वरूप क्या हो सकते हैं, उसमें कैसे विकास होते हैं, या सामाजिक परिवर्तन जब होता है तो उसकी रूपरेखा कैसी हो सकती है। तो हम पहला चर्चा करते हैं, सामाजिक परिवर्तन समय के साथ साथ चलता है। यह जो सामाजिक परिवर्तन है समय के साथ चलता है, यानी ऐसा नहीं है कि आज आपका सामाजिक परिवर्तन हो रहा है,
आप आज कुछ बदलाव प्राप्त कर रहे हैं, नहीं, ये तो परंपरागत है, कुछ न कुछ बदलाव है, आप उसमें आ गए तो आप बदल गए, नहीं आए तो आप जैसे में हैं वैसे में बदल रहे हैं। कोई ये कहता है कि नहीं हम शहर में जाके बदल गए, हम गांव में जाके बदल गए, नहीं, बदलाव तो निरंतर चलता है। अंतर ये होता है कि आपको पता कब चला। अपने व्यवहार का जो, अपने गुणों में जो वृद्धि आपको दिखाई दे रही है वो अचानक से नहीं होती है, वो आपके जीवन के हर इकाई में अनुभवों के साथ जुड़ता रहता है और सामाजिक परिवर्तन के एक समय के साथ चलने वाली प्रक्रिया के रूप में माना गया। अब हम दूसरे पॉइंट में चलते हैं। ये जो परिवर्तन है क्या है, इसका स्तर कभी ऊंचा तो कभी नीचा रहता है। ध्यान दें, परिवर्तन में ये जरूरी नहीं है कि आप एक स्तर पर बढ़ेंगे। जैसे सामान्य उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, अच्छा स्टेटस है, उसका सामाजिक व्यवस्था है, वो बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेता है, बहुत अच्छा घर है, तो उसका जो सामाजिक ढांचा है वो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अचानक से बाढ़ आता है, बाढ़ की स्थिति हो गई, भूकंप आ गया, उसके घर गिर गए, उसकी नौकरी चली गई, या उसका परिवार का मुखिया मर गया। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं जो सामाजिक परिवर्तन का एक कारक बनता है, ऐसे परिवर्तनों के कारण उसका जो स्तर है वो कभी नीचा भी हो जाता है, कभी ऊंचा रहता है तो कभी नीचा रहता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है इसमें ये जो स्तर होता है कभी ऊंचा होता है, कभी नीचा स्तर, यानी बदलाव होता रहता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका पूर्वानुमान, जिसको हम भविष्यवाणी कहते हैं, नहीं की जा सकती। इसका आशय यह है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज जो व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी है या उसका स्टेटस अच्छा है या उसके मूल्यों में बहुत सारा विकास है, वो तो बहुत अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, वो सदा के लिए रहेगा, ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी चीज़, सामाजिक परिवर्तन में ये जो प्रक्रिया है, कभी एक ऐसा समय आता है जो किसी एक काल में, जैसे सामान्य उदाहरण दें, वैदिक परंपरा, बौद्ध परंपरा, मुस्लिम परंपरा यानी मुस्लिम कालीन शिक्षा पद्धति, ये काल विभाजन के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता में भी परिवर्तन आया, शिक्षा की प्रक्रिया में भी, शिक्षण प्रक्रिया में भी परिवर्तन आया, विचारधाराओं में भी परिवर्तन आया। इसका आशय यह है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यानी आज जो चल रहा है, जो शिक्षण पद्धति चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी शिक्षा में भी बदलाव आ रहे हैं, शिक्षण पद्धति में बदलाव आ रहे हैं, उस हिसाब से भी सामाजिक परिवर्तन में ये समय समय पे बदलता रहता है, लेकिन हम इसका पूर्वानुमान मूल रूप से नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, इसका संबंध वैज्ञानिक जागरूकता से है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध वैज्ञानिक जागरूकता से इसलिए है क्योंकि जो जितना समाज से जुड़ा उतना वो समाज को समझ पाता है। सामान्य रूप से एक पढ़े लिखे व्यक्ति से जब हम उसके कर्तव्य पूछेंगे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से हम जब संविधान के दायित्व पूछेंगे, तो वो कुछ न कुछ बताएगा, हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हम संविधान के विरुद्ध हैं या आप विरुद्ध हैं। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति से यदि संविधान के नियम कानून और अनुच्छेद अनुसूचियाँ यदि हम पूछते हैं तो वो नहीं बता पाता है। इसका आशय यह है कि जो व्यक्ति जितना वैज्ञानिक होता जाएगा, जो व्यक्ति समाज से जितना जुड़ेगा, उतना उसकी जागरूकता बढ़ेगी और वह सामाजिक परिवर्तन का एक हिस्सा बनेगा। जो चीज़ जो जानता ही नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं मोबाइल के बारे में नहीं जानते हैं, तो मोबाइल की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मोबाइल की अहमियत नहीं है, उनके दृष्टि में अहमियत नहीं है। तो जो जितना टेक्नोलॉजी से संबंध रखता है, जागरूकता से संबंध रखता है, वह अपना उसी हिसाब से विकास करता है। इन सारी बातों की इसमें चर्चा की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा है सामाजिक परिवर्तन के कारक। ऐसे कौन से कारक हैं, यानी सामाजिक परिवर्तन में ऐसे कौन से कारक हैं जो परिवर्तन लाते हैं। यानी सामाजिक परिवर्तन में ये कारक जो हम देख रहे हैं, प्राकृतिक कारक, भौतिक कारक। अभी थोड़ा देर पहले हमने चर्चा किया था कि ऐसे कारक होते हैं, जैसे अभी चर्चा हुई कि यदि बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए या सामाजिक लंबा विघटन हो जाए, बहुत आंधी तूफान आ जाए, घर गांव उजड़ जाता है, ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। तो जो प्राकृतिक घटनाएं आती हैं उसमें सामाजिक संरचना या सामाजिक जो विस्तार है वो बहुत ढांचागत विकास परिवर्तित हो जाता है, एकदम नष्ट हो जाता है।
वहाँ की जो परंपराएं हैं, कभी कभी तो इतना परिवर्तन होता है, इतना ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है कि लोग ये भूल जाते हैं कि कहाँ पर क्या था और हमारी परंपराएं कैसी थीं, लोग कैसे थे। क्योंकि परंपराओं का संबंध सीधे उसकी स्मृतियों से होता है, उसके पहचान से होता है, और वो पहचान ही नष्ट हो जाए तो हम कैसे परंपराओं को समझ सकते हैं। इसलिए भी इन बातों का अपना एक महत्व होता है, यानी प्राकृतिक दशाओं का और भौतिक कारकों का अपना एक महत्व है। भौतिक कारक आसारक है कि पृथ्वी में जो विकास होता है, पृथ्वी में जो परिवर्तन होता है, पृथ्वी में बहुत सारे परिवर्तन है। और एक चीज़ सामान्य रूप से ये आप जान लें कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनकी जो रहन सहन है, उनकी जो दिनचर्या है, जो तराई क्षेत्र में रहते हैं, मैदानी भाग में रहते हैं, उनकी दिनचर्या में बहुत सारे अंतर हैं। जो रेगिस्तान क्षेत्र में रहते हैं, जिनके पास पानी उपलब्ध नहीं है, वो कितना परिश्रम प्रयत्न करके पानी उपलब्ध करते हैं, तो उनकी दिनचर्या अलग है। सामान्य रूप से हम आप बहुत सारे पानी को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, नहाने और गिराने, खाने पीने आदि में। लेकिन वही राजस्थान या ऐसे जो क्षेत्र जहाँ पर पानी का संकट है, वो क्या करते हैं, वो उस पानी को बहुत ही सदुपयोग करते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक खर्च करते हैं। यह एक सामान्य उदाहरण हो सकता है। यानी भौतिक संरचना में सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आप साधन संपन्न हैं तो आप उस वस्तु की अहमियत को समझ रहे हैं। जो साधन संपन्न नहीं है वो कैसे समझेंगे, वो तो जान ही भी नहीं रहे हैं कैसे क्या है। अहमियत को जान भी रहे हैं तो उनके पास है नहीं। इसलिए भी अब दूसरे पॉइंट में चलते हैं, जैविकीय कारक। जैसे ये जैविकीय जो कारक होता है, राज्य दर राज्य, इसमें परिवर्तन क्या होता है। बहुत सारे ऐसे भी आज भी ऐसे राज्य हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मृत्यु दर, जन्म दर अलग अलग है। कभी कभी ये परिस्थितियाँ आती हैं जो जन्म दर होता है उससे ज़्यादा मृत्यु दर होने लगती है, तो ये बहुत एक अलग परिवर्तन होने लगता है। बहुत सारे ऐसे समाज है जहाँ पर लड़कियों की संख्या अधिक है, लड़कों की कम है, तो जन्म दर और मृत्यु दर, बहुत सारे ऐसे अकाल मृत्यु की घटनाएं होती हैं, या दैवीय प्रकोप के द्वारा भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें जो सामाजिक संरचना है वह बदलने लगती है, परिवर्तित हो जाती है। तो यह भी कहीं न कहीं सामाजिक परिवर्तन का एक कारक बनता है, जैविकीय कारक। इसमें जन्म दर देखिए चर्चा की गई है, और मृत्यु दर में परिवर्तन होने लगता है। यानी किसी में यदि किसी में भी अधिकता होती है तो भी यह माना जाता है। जनसंख्यात्मक कारक, आप सभी जान रहे हैं कि जनसंख्या जो विस्फोट होता है वो सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा कारक है। जनसंख्या विस्फोट से बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। आपदाओं का संबंध ये है कि दोहन अधिक होगा। जब पृथ्वी से दोहन अधिक होगा तो भूस्खलन यानी प्लेट सरकने की आशंकाएं बढ़ने लगती है। तो भूस्खलन, बाढ़ की स्थिति या जितने भी आपदाएं आती हैं उनका सीधा इससे संबंध होता है। तो जनसंख्यात्मक कारक का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरी क्षेत्रों से है। जनसंख्या वृद्धि होने से क्या होता है, संसाधन तो हमारे सीमित हैं, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ गई तो उसी साधन में उन्हें व्यवस्थित करना है। जगह तो बढ़ नहीं रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होता है कि जिस घर में हम अकेले 2 लोग घूमते रहते हैं उसमें 10, 20, 50 लोग आ जाते हैं। तो ऐसे में जो सामाजिक व्यवस्था है वो बनने और बिगड़ने की स्थिति बहुत अधिक देखने की मिलती है। यदि स्थिति ठीक है, जनसंख्या नियंत्रित है, तो हमें चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर में हो, दोनों में हम अपने आप को व्यवस्थित कर पाते हैं। यदि जनसंख्या विस्फोट होता है, व्यक्ति और स्थान के आधार पर जनसंख्या का व्यवस्था यदि नहीं बनाते हैं तो यहाँ विस्फोट होता है, तो यह भी एक सामाजिक परिवर्तन का कारण बनता है। मैंने पहले ही चर्चा किया है कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार के इसकी समस्याएं होती हैं। धनात्मक है यानी यदि हमारे पास जनसंख्या कम है, स्थान अधिक है, संसाधन अधिक हैं, रोजगार के अवसर हैं, तो धनात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रौद्योगिकी कारक यानी विकास का संबंध, इसका संबंध विकास से है। यदि हम बहुत सारे विकास के अवसर ढूंढें, बहुत सारे उद्योग लगाएं, धंधे लगाते हैं, तो यह सामाजिक परिवर्तन का कारण होता है। ज़्यादातर ये चर्चाएं होती है कि यदि सभी राज्यों में अपने अपने उद्योग हों तो जो एक दूसरे राज्य में लोग जाते हैं, पलायन करते हैं, वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यानी प्रौद्योगिक कारक में सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा राज छुपा है। सांस्कृतिक कारक, मूल्यों में भी बदलाव होता है। संस्कृति यानी संस्कृति, सभी जाति वर्ग अपने धर्मों के आधार पर अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार हम अपनी जीवन शैली को बनाते हैं। यह भी सामाजिक परिवर्तन का एक कारण बनता है। इसमें भी बहुत सारे विस्फोट हैं। अगले वीडियो में यह भी चर्चा होगी
कि सांस्कृतिक विरासत को न रखने या वर्तमान औद्योगिक क्रांति के वजह से सांस्कृतिक मूल्यों का क्या ह्रास हो रहा है, इन सभी बातों की भी चर्चा होगी। तो सामान्य रूप से हम चर्चा करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारक बहुत बड़ा महत्व रखता है। जैसे हम सामान्य ये देखते हैं कि वेद परंपराओं को, धार्मिक पुस्तकों को, ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों को हम आज भी संजो के रखें। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे जो आदिकाल के जो लोग थे, वे अपनी कौन सी परंपरा में कौन सी जीवन यापन करते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम उन धरोहर को अपने पास रखते हैं या उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। तो सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखना और उनके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करना सामाजिक परिवर्तन का एक कारक बनता है। आर्थिक कारक बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थतंत्र के आधार पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। अभी पूर्व में चर्चा हुआ कि एक परिवार जो कभी संसाधन विहीन था, यदि उसके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें या बहुत अच्छा उनका विकास हो जाए, तो उनके माता पिता, उनके बच्चे और उनके जो लोग हैं वो क्या होते हैं, अच्छे सोसाइटी में जीने लगते हैं, संसाधन युक्त हो जाते हैं। तो आर्थिक कारक बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बनता है। यानी अर्थतंत्र मजबूत है तो शिक्षा भी अच्छी मिल पाती है, संसाधन भी हो जाता है, हमें बहुत सारे साधन मिलते हैं, तो हमारा जीवन भी सुखी होने लगता है। इसके अभाव में हम बहुत परेशान होते हैं और हमारा जो स्तर है, यानी सामाजिक स्तर है, वो गिरने लगता है। समाज में लोग महत्वहीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह कहीं न कहीं आर्थिक तंगी का कारण भी इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। मनोवैज्ञानिक कारक, विचारधाराओं में यदि परिवर्तन होता है तो भी यह सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण होता है। और सामाजिक स्थिति के अनुसार समाज का विकास हो, मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को इसमें बहुत अच्छी तरह से शामिल किया गया है। यही कारण है कि आज शिक्षा प्रक्रिया में बालक को प्रधान माना गया है। पहले बालक को नहीं, शिक्षक को प्रधान माना जाता था, विषय को प्रधान माना जाता था। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होने के कारण आज छात्र को प्रधान माना जाता है कि छात्र किस विषय में रुचि रखता है। आधुनिकीकरण का बहुत बड़ा महत्व है। पाश्चात्य विचारधारा के आधार पर भी हम मान सकते हैं और मौलिक विचारधारा में भी परिवर्तन आया है। हम इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अपने आप का विकास करते हैं और समाज में विकास की जो प्रक्रिया है, यानी वर्तमान में क्या आवश्यक है, इन बातों को ध्यान में रख कर यदि हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारा सामाजिक परिवर्तन यानी प्लस पॉइंट में होता है। आज इतना ही वीडियो, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखिए और अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।